Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Solat and it is your new Oxford Modern English Book 5. Now we have to discuss a chapter which is included in month of November, and the chapter name is A Flash of Light. मीन्स रोशनी की एक झलक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वर्ड इज़ कोबाल्ट, मेड अप ऑफ कोबल स्टोन्स, मीन्स बजरी का बना हुआ. कोबल स्टोन्स बजरी को कहते हैं जिसे घरों की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है. डिस्टिंग्व्ड, टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स. डिस्टिंग्व्ड मीन्स फ़र्क करना, तमीज़ करना. Other word is donate, to give or present something, especially for a good cause. अतिया कर देना, दे देना. Franc, a French coin worth 100 centimes. एक फ्रांसीसी सिक्का है जिसका नाम है फ्रैंक. इसी से रिलेटेड आप एक और वर्ड डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका सो मीन्स आ फ्रेंच कॉइन. ये भी एक फ्रेंच कॉइन है, ये भी एक फ्रेंच कॉइन है. ये दोनों सिक्के हैं. जैसे कि हमारे यहाँ सिक्के चलते हैं. 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का भी होता है, तो 1 रुपये का सिक्का है. तो इस तरह के जो सिक्के होते हैं उनको कॉइन्स कहा गया है, यानी कि ये वहाँ की करेंसी है. तो ये दोनों करेंसीज़ हैं वहाँ की, फ्रांस की. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्रेजेंट. आई स्टैंड फॉर समथिंग, यानी कि बयान करना. रिप्रेजेंट, stands for something. Trample, to read heavily on something or somebody so as to cause damage or injury. 3 मायने मफ़हूम बताए हैं यहाँ पे. ट्रैम्पलिंग के मायने आप लिखेंगे कुचलना. ठीक है, यानी कि कुचल देना. Now we have to start our chapter. It was a cold day and Valentine High walked briskly down the cobbled street. It was getting dark. He was in a neighborhood he was not very familiar with. He was on his way homeward and was thinking about the warm room and the glowing fire that would greet him on his arrival. A carriage pulled by the horse rattled past as Valentine reached the corner of the street. To avoid being trampled by the horses, he stepped back onto the pavement. अब मैं आपको इस पैराग्राफ की पहले मायने मफ़हूम बताऊंगा. ये एक सर्द दिन था और वैलेंटाइन हाई बिजली के पत्थरों से बनी गली में तेज़ी से चला जा रहा था. अंधेरा छा रहा था और ऐसे इलाके में था जिससे वो ज़्यादा वाकिफ़ ना था. वो अपने घर जा रहा था और अपने गर्म कमरे में उस आग के बारे में सोच रहा था जो पहुंचने पर उसका इस्तकबाल करती. सर्दियों के दिन थे, तो लिहाजा वैलेंटाइन गली के मोड़ पर पहुंचा तो घोड़ों से खींचती हुई एक बग्घी खड़खड़ाती हुई उसके पास से गुजरी. घोड़ों के पैरों तले कुचल जाने के डर से वो फुटपाथ पर पीछे को हट गया. Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. He turned and saw in the shadow of the wide doorway a man standing with his hat in his hand. इससे पहले कि वैलेंटाइन सड़क पार कर सकता, उसने अपने अक़ब में सरसराहट की एक आवाज़ सुनी. वो मुड़ा और उसने एक कुशादा दरवाजे की तरफ देखा तो कि एक आदमी अपना हैट थामे खड़ा हुआ है. Please sir, said the man, spare some money for a poor blind beggar. अज़राए करम जनाब, आदमी ने कहा, एक गरीब अंधे भिखारी को थोड़े से पैसे इनायत कीजिए. Valentine was a kind and soft-hearted man and had thought a lot about the problems of blind people. He had often wondered how he could be of help to the blind. On hearing his request, he at once removed one of his gloves and putting his hand into his pocket,
pulled from it a coin which he put in the blind beggar's hat. वैलेंटाइन एक मेहरबान नरम दिल आदमी था। उसने एक नाबीना अफराद के मसाइल के बारे में बहुत कुछ सोचा था। उसने अक्सर सोचा था कि वो नाबीना अफराद की मदद कैसे कर सकता है। ये दरख्वास्त सुनने पर, चूँकि जिस दरख्वास्त करने वाला एक अंधा था, तो उसने फ़ौरन अपने एक दस्ताना उतारा और अपने हाथ जेब में डालकर एक सिक्का निकाला जो उसने नाबीना भिखारी के हैट में रख दिया। Now, the blind beggar murmured his thanks, and Valentine walked away. He was halfway across the road when he heard the beggar call out, "Sir, sir, please, just a moment." नाबीना भिखारी ने बड़बड़ाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और वैलेंटाइन चल दिया। अभी वो आधी सड़क ही पार कर सका था कि उसने भिखारी ने आवाज़ दी उसको, जनाब जनाब, अज़राए गरम, सिर्फ एक पल के लिए मेरी बात सुने। Valentine turned once again and returned to the face of the blind man. "Surely, sir," said the beggar, who was an honest man, "you have made a mistake. You have given me a franc instead of sou." Valentine, यकीनन जनाब, वो रुक गया। वैलेंटाइन रुक गया। भिखारी ने, जो कि एक ईमानदार आदमी था, कहा, आपसे गलती हो गई है। सू की जगह आपने मुझे एक फ्रांक दे दिया है। मैंने आपको पहले बताया मीनिंग्स में कि फ्रैंक भी एक क्वाइन है और सू भी एक क्वाइन है। फ्रैंक जो है वो महंगा होता है, सू जो है वो सस्ता होता है। तो वो यही कह रहा है कि आपने मुझे सू की जगह, यानी कि छोटी करेंसी की जगह बड़ी करेंसी फ्रैंक दे दी है। Valentine was astonished. He was not surprised by the man, honestly, but by the fact that he could feel quickly the difference between the franc and sou. वैलेंटाइन बेहद हैरान हुआ। उसने आदमी की दयानतदारी पर हैरत नहीं हुई। He was not surprised by the man's honesty, but by face that he could feel so quickly the difference between the franc and sou. अब बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन बेहद हैरान हुआ। उसे आदमी की दयानतदारी पर हैरत नहीं हुई, बल्कि उसको इस बात पर हैरत हुई कि भिखारी ने फ़ौरन फ्रैंक और सू दोनों करेंसी के दरमियान फ़र्क मालूम कर लिया। नेक्स्ट, ओह, रिप्लाइड द बेगर, "इट्स इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट." जब वैलेंटाइन ने सवाल किया, "हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक?" आस्क्ड वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें फ्रैंक दिए, सू नहीं दिया। सो ओह रिप्लाइड द बेगर, तो भिखारी ने जवाब दिया, फ़कीर ने जवाब दिया, "इट्स इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट." मैंने अपनी उंगलियों से महसूस करके इसको पहचान लिया है। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइन्स हेड। ये बात वैलेंटाइन के सर में रोशनी की एक झलक की तरह रोशन हो गई। Valentine allowed the beggar to keep the franc, although it was a great deal of money in those days. As he continued his walk, he thought to himself, "If the blind can distinguish at the least touch a piece of money, why should they not distinguish a mark, a letter, or a finger? In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised." वैलेंटाइन ने भिखारी को फ्रांक रख लेने की इजाज़त दे दी कि तुम ये रख लो। हालांकि उन दोनों में ये एक खासी बड़ी रकम हुआ करती थी। चलना जारी रखते हुए उसने सोचा, अगर नाबीना अफराद हल्का सा छूने पर पैसों को पहचान सकते हैं, तो फिर एक निशान, एक हुर्फ या एक शक्ल के दरमियान तमीज़ क्यों नहीं कर सकते। ये अल्फाज मुख्तसर उन्हें किसी भी उभरे हुए निशान को पहचानने के काबिल होना चाहिए। With this idea, Valentine took home a blind boy who he found begging at a church door. The blind boy became his first pupil and learned very quickly how to read from raised signs. With the help of money donated by the public, Valentine was able to start a school for the blind. उसके ख्याल के तहत वैलेंटाइन एक नाबीना लड़के को घर ले गया, इसी ख्याल के तहत कि मतलब जो अंधे हैं वो छू कर जब सिक्के पहचान सकते हैं तो वो पढ़ भी सकते हैं। तो इसी ख्याल के तहत वैलेंटाइन एक नाबीना को अपने घर ले गया।
जो उसे एक गिरजा के दरवाजे पर भीख मांगते हुए मिला था। नाबीना उस लड़के का पहला तालिब इल्म बन गया और बड़ी तेज़ी से उभरे हुए निशानों को पढ़ना सीख गया। आवाम की तरफ से अतिया की गई रकम की मदद से वैलेंटाइन हाई ने नाबीना अफराद के लिए एक मकतब खोलने में भी कामयाब हो गया। Some years later, a blind man called Louis Braille, 180952, also a Frenchman like Valentine Hui, perfected a system of writing especially for the blind. This writing is called Braille. चंद साल बाद वैलेंटाइन हाई के जैसे एक फ्रांसीसी जिसका नाम लुई ब्रियल था, जिसकी तारीख़ पैदाइश 1809 बताई जाती है और तारीख़ वफ़ात 1852 बताई जाती है, नाबीना शख्स था। ये ख़ुद ख़ुसूसी तौर पर अंधों के लिए एक निज़ाम उसने कायम किया। इस निज़ाम को ब्रेल कहा जाता है और ये जो निज़ाम था ये नाबीना अफराद को तालीम सिखाने के लिए मुतारिफ़ कराया गया था। ब्रेल इज़ a special alphabet used by the blind. The alphabet is marked by raised dots on stiff paper which blind person can understand by the touch of their fingers. Louis Braille himself was a blind and worked in a blind school in Paris. The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of Braille's death in 1852. अब ये बताया जा रहा है इसमें ब्रेल नाबीना अफराद के इस्तेमाल होने वाले ख़ास हुर्फ़ तहज्जी होते हैं। ब्रेल नाबीना अफराद के, चूँकि ये उसने इंट्रोड्यूस किया था तो उसको अपना नाम भी दिया उसने कि ब्रेल नाबीना अफराद के इस्तेमाल में आने वाले ख़ास हुर्फ़ तहज्जी होते हैं। जो ब्रेल का निज़ाम उसने मुतारिफ़ करवाया था, तो बेसिकली ब्रेल है क्या, तो ब्रेल जो है वो नाबीना अफराद के इस्तेमाल आने वाले एक ख़ास किस्म के हुर्फ़ तहज्जी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हुर्फ़ तहज्जी अलिफ भी होता है, तो उनके भी एक ख़ास किस्म के हुर्फ़ तहज्जी होते हैं। हुर्फ़ तहज्जी की निशानदेही सख्त कागज़ पर उभरे हुए नुक्तों की मदद से की जाती है, जिन्हें नाबीना अफराद अपनी उंगलियों के लम्स की मदद से समझ सकते हैं। यानी कि वो बाय टचिंग मेथड, यानी कि निशानों पर फिंगर को रख कर पहचानते हैं। यानी कि अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा कि किस तरह से उसको पढ़ते हैं। लुई ब्रेल ख़ुद भी नाबीना था और पेरिस में नाबीनाओं का एक मकतब में काम करता था, यानी कि एक मदरसा था, एक लाइब्रेरी टाइप कह लें कि उसमें काम करता था। जो निज़ाम उसने 1834 में तैयार किया, 1852 में ब्रेल की वफ़ात के लगभग उस वक्त ही ज़्यादा राइज नहीं हो सका था। यानी कि ब्रेल ने इस पर काम तो किया था और इसे तारुफ़ 1834 में कराया था और 1852 में उसका इंतकाल हो गया था, तो ये इतना ज़्यादा राइज नहीं हो सका था, लोगों में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर raised dots in the diagram. On the next page, the small dots represent unraised marks, the large dots represent raised marks. कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट पेज पर जो छोटे छोटे नुक्ते हैं वो उभरे हुए नुक्ते नहीं हैं और लार्ज डॉट्स जो हैं, जो गहरे डॉट्स हैं, कह रहे हैं वो उभरे हुए नुक्ते हैं, लाइक दिस। ये आप देखें, ये जो जिसने इंट्रोड्यूस कराया है ब्रेल, उसने इंट्रोड्यूस कराया तो उनको अपने नाम दिया। हम इंग्लिश में एच ऐसे लिखते हैं, उसकी बनावट इस तरह की होती है, जबकि ब्रेल यानी कि नाबीना अफराद जो होते हैं वो महसूस करते हैं कि ये जो उभरा हुआ है उसके बराबर में भी एक डॉट उभरा हुआ है, तो वो उसको ऐसे महसूस करके पढ़ते हैं कि ये एच है। यानी कि इस तरह की साख जो होगी वो एच होगी, इस तरह की जो साख होगी जो आपस में ऐसे उभरे हुए होंगे डॉट्स वो ई होगा, फिर इसी तरह से ये बिल्कुल सीधी होगी तो वो एल होगा। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किए, यानी कि सिर्फ छू के, यानी कि टचिंग मेथड से नाबीना अफराद इस तरह से पढ़ते हैं कि डॉट्स जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अगर दो डॉट्स और फिर एक डॉट इस सीक्वेंस में होगा तो वो एच होगा, इन सीक्वेंस में डॉट्स उभरे हुए होंगे तो वो ई होगा, इन सीक्वेंस में डॉट्स सीक्वेंस में उभरे हुए होंगे तो वो एल होगा, फिर इसी तरह से ओ की सीक्वेंस भी दी हुई उन्होंने। ठीक है, तो ये इसमें बयान किया गया है कि नाबीना अफराद किस तरह से पढ़ते हैं। From the diagram above, the can see that the letter H consists of 3 raised dots and the letter L consists of 3 dots too. However, कहा जा रहा है कि H के भी 3 डॉट्स उभरे में और L के भी 3 डॉट्स उभरे में, लेकिन उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा H है और कौन सा L है। However, the dots for H are in a different patterns, यानी कि H का पैटर्न डॉट्स का अलग है उभरा हुआ
और एल का पैटर्न अलग है। तो इस तरह से वो पैटर्न से पहचानते हैं, साख्त से पहचानते हैं, बनावट से पहचानते हैं कि किस बनावट पे ये लोग उभरे हुए हैं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट उभरे हुए हैं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट उभरे हुए तो एल, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उभरे हुए इस कंडीशन में है तो ई, और अगर 3 कंडीशन में इस तरह से है तो एच। There are 6 possible positions for each dot. By placing the dots in various positions, 63 different patterns or shapes can be made. These mean that there are patterns for each for the 26 letters of the alphabets. In addition to these 26 patterns, there are patterns for special words or words that are used a lot in everyday language. Some of the common words such as and, it, if, for, and many other frequently used words have one braille symbol each. हर नुक्ते के लिए 6 मुमकिन जगह होती हैं। ये देखें, हर नुक्ते के लिए 6 मुमकिन है। टोटल डॉट्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 हैं, है ना, जिसमें से 3 उभरे में और 3 उभरे में नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि हर नुक्ते के लिए 6 मुमकिन जगहें होती हैं। नुक्तों को मुख्तलिफ़ जगहों पर रख कर 63 मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं वो तश्कील किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हुरूफ तहज्जी के 26 हुरूफ में से हर एक के लिए एक लफ्ज़ मुख्तस है, और 26 मुख्तस अल्फाज़ों ख़ुसूसी के लिए एक अल्फाज के लिए जो रोज़मर्रा की बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं करीने मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, बाद आम अल्फाज ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये, अगर, के लिए, द और कई दीगर बाकसरत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से हर एक के लिए ब्रेल की एक अलामत मौजूद है। यानी कि जैसे कि इट है, इफ़ है, और फॉर है, दा है, इनके लिए कह रहे हैं कि सब के लिए अलग अलग अलामत मौजूद हैं उसमें। तो वो सिर्फ महसूस करके पता कर लेते हैं कि कब इट लिखा है, कब इफ़ लिखा है, कब और लिखा है, कब दा लिखा है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश टू मेक इट ईजियर to read in braille it is written like this. मिसाल के तौर पर लफ्ज़ और अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ब्रेल में इसका पढ़ना आसान बनाने के लिए इस तरह लिखा जाता है, जैसे एंड है। अब उन्होंने एंड की पोजीशन बताई हुई है कि पोजीशन उसकी क्या है, कि मतलब एंड को किस तरह से पहचानेंगे कि 3 और 2 इस तरह का सीक्वेंस डॉट्स उभरे हुए होंगे तो वो समझ जाएंगे कि 6 में से 5 नुक्ते इस बनावट पे उभरे हुए हैं, इस बनावट पे उभरे हुए हैं। 6 में से 5 नुक्ते इस बनावट की तरफ पे उभरे हुए हैं, तो वो एंड कहलाएगा। अदरवाइज़ ईच अदर वुड हैव टू बी रिटन लाइक दिस। बुक्स इन ब्रेल, अभी मज़ीद एग्जाम्पल्स बताई हुई द अल्फ़ाबेट्स, यानी कि देखें पूरी ए से लेकर जी तक पूरी ABCD आपको दी हुई है कि नाबीना अफराद ABCD किस तरह से पढ़ते हैं। यानी कि हम तो आंखें अल्लाह ताला ने हमें बिनाई दी है, हम देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनकी बिनाई नहीं है तो वो बाय टचिंग मेथड पढ़ते हैं। अगर एक नुक्ता उभरा हुआ होगा A, 2 नुक्ते उभरे हुए देखें लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे तो B, ये भी 2 नुक्ते हैं लेकिन ये सीक्वेंस में है तो ये क्या है C। तो इस तरह से उन्होंने टचिंग मेथड से पूरी ABCD को कवर किया हुआ है और आपको बताया हुआ है। बुक्स इन ब्रेल हैव टू बी क्वाइट thick. This is because raised marks are punched out in rows across each page. The raised marks have to be big enough to be felt by the fingertip, so the paper has to be stiff. Many books are written in Braille. Blind people can be taught how to read Braille, and in this way they can read and enjoy the works for the great authors. There are also machines that help blind people to write in Braille. ब्रेल में लिखी गई किताबों को ख़ासा मोटा रखना पड़ता है क्योंकि उभारा जाता है, क्योंकि वो उभरे हुए अल्फाजों की मदद से ही पढ़ते हैं। इसकी वजह ये है कि उभरे हुए निशान हर सफ़े पर कतारों की शक्ल में छेद करके बनाए जाते हैं, होल करके बनाए जाते हैं। उभरे हुए निशानों को इतना बड़ा होना चाहिए कि उंगलियों से महसूस किए जा सकें, इसलिए कागज़ को सख्त रखना पड़ता है। ब्रेल में बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं। नाबीना ब्रेल क्या है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ब्रेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें तहरीर नहीं होती बल्कि जिसमें डॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से नाबीना अफराद पढ़ते हैं।
इस तरह वो भी अजीम मुसन्निफ़ीन तहरीर को पढ़ सकते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ऐसी मशीनें भी मौजूद हैं जो नाबीना अफराद को ब्रेल में लिखने में मदद देती हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे थर्सडे एंड सैटरडे स्कूल टाइमिंग पे आके आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। वर्क जमा कराने आएंगे जब डिस्कस कर लें, या जब वर्क लेने आएँ जब डिस्कस कर लें। मैं आपको थर्सडे एंड सैटरडे अवेलेबल रहूँगा स्कूल में, स्कूल टाइमिंग में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।